बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर जाहिद महमूद केमिकल इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बड़ा पीएमसी का जो रिवाइज्ड सिलेबस है नेशनल एमडी कैट 2020 के लिए, उसका सिलेबस मैं आपको रिव्यू करवा रहा हूँ और उसके रिवाइज करवा रहा हूँ। तो बेटा आज हमने केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसका टॉपिक डिस्कस करना है। थॉरली डिटेल डिस्कशन करूँगा, थ्योरेटिकली भी न्यूमेरिकल भी, और आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि लास्ट में मैंने आपके साथ शेयर करने हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के एमसीक्यूज़ और उनके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो मेरे बच्चों ने थॉरली इस वीडियो को देख लेना है ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकें। ठीक है जी, तो हम चलते हैं फिर अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको थॉरली मैं बताता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जी बेटा, आज हमने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पीएमसी नेशनल एमडी कैट रिवाइज्ड सिलेबस 2020 में से एक टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। चैप्टर 8 हमारी बुक में है, ये बुक 1 में। बट इसमें ना ये टेक्निकली थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन टाइप भी आते हैं, यूनिट्स वगैरह पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रा डिटेल में हम गो थ्रू करेंगे ताकि आप मैक्सिमम गेन कर सकें। बड़ा जो सिलेबस कंटेंट्स हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में पॉइंट 1 है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये सबको पता है। सच रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन आर कॉल्ड रिवर्सिबल एंड सच रिएक्शंस which are completed and move only in forward direction are called irreversible actions। बट जो irreversible actions है ये complete हो सकते हैं, लेकिन reversible actions कभी भी complete नहीं होते। रिवर्सिबल एक्शंस का जो मेन गोल होता है इज़ टू अटेन डायनामिक इक्विलिब्रियम, और नेक्स्ट पॉइंट भी यही था। अच्छा, इसमें ना आपसे पूछा जा सकेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो कॉमन रिएक्शंस ही पूछे जाते हैं, जैसे सोडियम प्लस वाटर Na प्लस H2O टू फॉर्म NaOH एंड हाइड्रोजन, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह के कुछ कॉमन रिएक्शंस ऑप्शंस में दिए हों, एरोज जो है वो नहीं उसमें मार्क करेंगे तो आपने आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एक टॉपिक है, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और डायनामिक कहने की रीज़न भी यही है कि इस पॉइंट पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, मूव करता रहता है, लेकिन उसमें जितना रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड होता है उतना ही रिवर्स रेट होता है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। और इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम पे या डायनामिक इक्विलिब्रियम पे 2 पॉइंट्स आपको और मेंशन करने चाहिए। नंबर 1, कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट। मैं इक्वल नहीं कह रहा, कांस्टेंट हो जाती हैं। हो सकता है कुछ रिएक्शंस में कंसंट्रेशन इक्वल भी हो जाए, लेकिन कंसंट्रेशन का इक्वल होना कंपल्शन नहीं है। कंसंट्रेशन का कांस्टेंट हो जाना ये कंपल्शन है कि रिएक्टेंट्स में फर्दर और डिक्रीज ना आए और प्रोडक्ट्स के अमाउंट में फर्दर और इंक्रीज ना आता हो। दैट स्टेट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। एंड एट डायनामिक इक्विलिब्रियम ग्राफिकली अगर आप देखें तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो कर्व होते हैं, जो लाइंस होती हैं, दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ग्राफ प्लॉट करते हुए एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट किया होता है जी बेटा, यस, टाइम, और वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जैसे ये देखें, मैं अभी आपको एक ग्राफ शो भी कर देता हूँ। बट इसमें ये देखें, एक रिएक्शन टिपिकली लिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, टाइम एक्स एक्सिस पे ले लिया, और जो कंसंट्रेशन है वो हमने वाई एक्सिस पे ले ली। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो ऊपर है ये हाइड्रोजन और आयोडीन जो रिएक्टेंट्स थे, इनकी कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रही है, फॉलिंग कर्व आ गया, फॉलिंग लाइन आ गई। और जो नीचे है HI जो टाइम 0 पे 0 था, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज हो रहा है। हाँ, ये पॉइंट जहाँ दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ना, ये एक ऐसा टाइम इंटरवल होता है जिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम इक्वल। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड कर रहा है। प्रोसीड किस सेंस में कर रहा है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो डिक्रीज होते जाए और जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे।
और इस पॉइंट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम पे जो उसने एक नीचे लिखा टाइम ई क्यू, इस पॉइंट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम पे टू लाइंस बिकम पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल होने का मतलब है कि अब इनकी कंसंट्रेशन में फर्दर कोई चेंज नहीं आ रहा, देयर कंसंट्रेशंस बिकम कांस्टेंट। अच्छा बेटा, इसमें अगर आप देखें तो इक्विलिब्रियम पे किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी? यस, बिल्कुल, HI जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन देखें, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ये, और जो रिएक्टेंट है उसकी अमाउंट लेस रह जाएगी। एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स की अमाउंट लेस और प्रोडक्ट की अमाउंट एक्सेस हो गई है। ठीक है जी। तो बेटा ये ग्राफिकली आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अगर आपको ग्राफ प्लॉट करके पूछा जाए कि कौन सा रिएक्शन फास्टर और कौन सा स्लोअर है, तो आपने लाइंस की स्टीपनेस देखनी है, लाइंस की स्टीपनेस। जिसमें लाइन ज़्यादा स्टीप हो और जल्दी एक दूसरे के पैरेलल हो जाए वो रिएक्शन फास्टर होगा, और जिसमें लाइंस की स्टीपनेस लेस हो और वो पैरेलल होने में ज़्यादा टाइम लगा दें वो स्लो रिएक्शन होगा। और ये भी होता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन भी ग्राफ से की जा सकती है। बेटा अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो लाइंस बिकम पैरेलल, वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी जो रिएक्टेंट की लाइन है, लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, उसकी अमाउंट डिक्रीज होती जाएगी एंड दैट लाइन विल मीट एक्स एक्सिस। जो रिएक्टेंट्स की लाइन है वो डिक्रीज होते 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 एक्स एक्सिस को टच कर जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि अब रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज़ीरो हो गई है, रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कंज्यूम हो गए। तो अगर लाइन एक्स एक्सिस को टच ना करें तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, टच कर जाए तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और फास्ट और स्लो का मैंने आपको बता दिया, जैसे ये ग्राफी ऊपर भी प्लॉट किया हुआ जनरल ABCD, ये इसके बारे में था। अच्छा बेटा वापस आते हैं, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में बता रहा था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। बट इसके बाद आपको नेक्स्ट मेंशन किया मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के हमने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है उनकी बात करनी है। जैसे आपकी बुक में भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन दिए हुए, आप उनकी फाइनल फॉर्म याद भी कर लीजिएगा। वैसे तो एक वे आपको कैलकुलेट करने का आता है, लेकिन अगर आप उसको याद कर लेंगे तो इजीली आप अप्लाई कर सकेंगे। बट ये सम कॉमन रिएक्शन जो गिवन है ना, ये वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, एक फॉर्मेशन ऑफ एस्टर है जी। आपको पता है जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स इक्वल हों तो KC एक्सप्रेशन में कोई भी वॉल्यूम फैक्टर नहीं आता, वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाता है। बट इसके लिए हमने अज्यूम किया टाइम 0 पे एसिडिक एसिड A मोल था, अल्कोहल B मोल थी, रिएक्टेंट्स A और B है, प्रोडक्ट अभी 0 मोल है, अभी टाइम 0 है, रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एट इक्विलिब्रियम जो A था वो A-X, B-X हो गया, और जो पहले 0 मोल प्रोडक्ट थे अब वो X और X मोल प्रोड्यूस हो गए। बट ये वैल्यू आपने KC एक्सप्रेशन में पुट करनी है। एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखा जाता है, एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स को नीचे लिखा जाता है। वैल्यूज पुट करेंगे, वॉल्यूम फैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा, यू गेट दिस फाइनल एक्सप्रेशन। तो अब आप देखें इस फाइनल एक्सप्रेशन में क्या कहीं भी वॉल्यूम फैक्टर है? नहीं आ रहा, क्योंकि जितने मोल्स रिएक्टेंट्स के थे उतने ही प्रोडक्ट के थे, सो वॉल्यूम फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है। तो एस्टर फॉर्मेशन या एस्टेरिफिकेशन का ये एक्सप्रेशन याद कर लीजिएगा। इसी तरह PCl5 की डिकम्पोजिशन से PCl3 एंड Cl2 प्रोड्यूस हुआ, वही डेरिवेशन सारी। इसमें आपने ये फाइनल एक्सप्रेशन याद कर लेना, KC = x² डिवाइडेड बाई V इंटू A-X। अब वॉल्यूम फैक्टर नीचे आ रहा है, ये डिवाइडिंग फैक्टर है, जो वॉल्यूम है वो नीचे आता है, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो जब वॉल्यूम फैक्टर डिनोमिनेटर में आए तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनके मोल लेस थे और जो प्रोडक्ट है उनके मोल एक्सेस में थे। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हों तो वॉल्यूम फैक्टर नीचे आएगा, डिवाइडिंग फैक्टर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। बट इसी तरह एक रिएक्शन ये है जिसमें रिएक्टेंट जो है वो 1 मोल, NO2 प्रोडक्ट 2 मोल है, इसमें भी क्योंकि प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा थे वॉल्यूम फैक्टर नीचे आएगा। फिर अमोनिया सिंथेसिस है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स जो हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं 3 and 1 4 मोल्स हैं, और जो अमोनिया है उसके 2 मोल्स हैं। अब जो रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर होंगे तो वॉल्यूम फैक्टर ऊपर आएगा, न्यूमिनेटर में आएगा, V² ऊपर आपके सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है जी। बट ये जो कॉमन एक्सप्रेशन बुक में गिवन है, इनकी आपने KC की जो फाइनल फॉर्म आती है डेरिवेशन के बाद वो याद रख लेनी है। कंक्लूजन 3 याद रख लें,
नो वॉल्यूम फैक्टर इफ़ एन पी इज़ इक्वल टू एन आर। एन पी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और एन आर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर इक्वल हो तो कोई वॉल्यूम फैक्टर नहीं आता। नंबर 2, अगर रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर होंगे तो वॉल्यूम फैक्टर ऊपर आएगा, न्यूमिनेटर में आएगा, और अगर प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो तो वॉल्यूम फैक्टर नीचे आएगा, डिवाइडिंग फैक्टर डिनोमिनेटर। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये एक बड़ा काम आपसे पूछा जाता है कि के पी के सी को रिलेट करना। के पी पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट है, गैसेस के लिए यूज़ करते हैं। के सी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ये लिक्विड्स के लिए, सॉल्यूशंस के लिए यूज़ किया जाता है। बट के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज्ड पर डेल्टा एन, दे आर रिलेटेड लाइक दिस। अब आर जनरल गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, डेल्टा एन क्या था, वही जो अभी मैं बता रहा था, एन पी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जो डेल्टा एन है वो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के मोल का डिफरेंस होता है। अब इसमें भी 3 कंक्लूजन्स हैं, बट 3 कंक्लूजन्स ये हैं कि इफ़ डेल्टा एन इज़ ज़ीरो, अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के मोल इक्वल हो, डेल्टा एन ज़ीरो हो, देन के पी इज इक्वल टू के सी, नीचे लिखा भी हुआ है। वेयर डेल्टा एन इज ज़ीरो देन ऑल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैव द सेम वैल्यू, फिर के पी के सी के इक्वल हो जाता है। अगर डेल्टा एन प्लस होता यानी एन पी ग्रेटर होते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा होते, फिर के पी ग्रेटर देन के सी आना था। अगर डेल्टा एन माइनस होता, फिर एन पी लेसर होने थे एन आर से, फिर के पी भी लेसर होना था के सी से। अच्छा, इसका ना एक मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट भी शेयर करता रहता हूँ, क्लास में भी डिस्कस करता रहता हूँ, बट वो ये मैंने बताया हुआ है कि के पी को एन पी के साथ रिलेट किया करें। जस्ट एक ही पॉइंट, के पी को एन पी के साथ रिलेट कर लिया करें। अगर के पी एन पी है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर एन पी ग्रेटर है तो के पी भी के सी से ग्रेटर होगा। अगर एन पी स्मॉलर है एन आर से तो के पी भी स्मॉलर होगा के सी से, और अगर एन पी इक्वल टू एन आर है तो के पी इज इक्वल टू के सी होगा। तो के पी शुड बी रिलेटेड डायरेक्टली विद एन पी। के पी को एन पी के साथ रिलेट करके देखना है, एन पी ग्रेटर के पी ग्रेटर, एन पी स्मॉलर के पी स्मॉलर। ठीक है जी। अच्छा बेटा, इसके साथ ही ना एक आपसे पूछा जाता है यूनिट्स, वापस आते हैं उस पर, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशन में अभी बात करता हूँ, एप्लीकेशंस में ही शामिल है उनके यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, शायद यहाँ कहीं मेंशन किया होगा लर्निंग आउटकम्स में। कहता है डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, बात हो गई। राइट बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एंड डिस्क्राइब द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उनमें विजिबल चेंज आ रहा है। रिएक्टेंट्स आर बीइंग डिक्रीज्ड एंड प्रोडक्ट्स आर बीइंग इंक्रीज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा जी, तो यूनिट्स की जो बात कर रहे थे ना, ये है। बट यूनिट्स ऑफ के सी के लिए एक जनरल शॉर्टकट आप ये ध्यान में रख लें, किसी भी रिएक्शन के लिए आपने के सी के यूनिट जब फाइंड करने हो तो लिखा करें के सी इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज्ड पर डेल्टा एन। यूनिट्स ऑफ के सी फाइंड करने के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो कंसंट्रेशन का यूनिट है उसका एक्सपोनेंट डेल्टा एन बना दिया करें। डेल्टा एन को उसका एक्सपोनेंट उसकी पावर में लिख दिया करें। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया फॉर्मेशन हुई है, बट इसमें अब आपके पास डेल्टा एन क्या होता है, एन पी माइनस एन आर। एन पी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, अमोनिया के 2 मोल्स हैं, अमोनिया के 2 मोल्स हैं, मैंने 2 लिख दिया एन पी की जगह पे। एन आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स है, जो 3 and 1 टोटल 4 आ रहे हैं, तो मैंने 4 माइनस कर दिए। 2 - 4 इज इक्वल टू -2। तो अब डेल्टा एन का एक्सपोनेंट -2 आया, तो इस रिएक्शन के लिए के सी का यूनिट भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज्ड पर -2 होगा। किसी भी रिएक्शन पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर डेल्टा एन ज़ीरो हो, बड़ा अगर किसी भी रिएक्शन में डेल्टा एन ज़ीरो होता है, एन पी इज इक्वल टू एन आर होता है, तो फिर के सी के कोई यूनिट नहीं होते, क्योंकि मोल पर डेसीमीटर क्यूब का एक्सपोनेंट 0 हो जाएगा ना। जिस भी फैक्टर का एक्सपोनेंट 0 हो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है जी। तो यूनिट्स ऑफ के सी के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, ये भी आप जहन में रख लीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं वापस सीक्वेंस में। तो बात हो रही थी सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेनली तो 3 है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और इफेक्ट ऑफ कंडीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। बट इसमें आपकी बुक में कैटेगराइज करके हेडिंग दे के लिखा हुआ है, मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। एप्लीकेशंस, ये आ गया जी लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसकी बेस पे हमने के सी एक्सप्रेशन को फाइनली इस फॉर्म में ड्राइव किया था। ये उसके बाद यूनिट्स की बात हुई, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया उसका।
बेटा नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहली क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। केसी को कंपेयर करके प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशो के साथ हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को मेंशन कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको ये ज़हन में रखना है कि दिस रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट। इसको रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। अगर तो केसी इस रेशियो यानी रिएक्शन कोशेंट के इक्वल हो प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स के, तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अगर केसी वैल्यू अभी इस रेशियो से लेसर है, ये रेशियो ग्रेटर आ रही है, तो रिएक्शन विल मूव इन, जी बेटा, मोर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड टू अटेन, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर ये रेशियो ग्रेटर है तो रिएक्शन आएगा रिवर्स डायरेक्शन में, अगर ये रेशियो स्मॉलर है तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर ये रेशियो केसी के इक्वल है तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। इफ रेशियो, मैं फिर से बताता हूँ, इफ रेशियो इज ग्रेटर देन केसी, रिएक्शन विल मूव इन रिवर्स डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। If this ratio is smaller than Kc, reaction will move in forward direction to attain equilibrium. And if this ratio is equal to Kc, reaction has attained the equilibrium. अच्छा, अब ये ना कहा करें कि Kc लेसर या स्मॉलर है, बड़ा Kc तो कांस्टेंट है, उसकी तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट वैल्यू है, तो Kc लेसर या स्मॉलर नहीं होता। जो रेशियो होती है ना प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की, ये स्मॉलर या लेसर होती है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली हम डायरेक्शन बता देते हैं। बट नेक्स्ट है सॉरी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसमें ये बताया जाता है कि अगर एक रिएक्शन की केसी वैल्यू हमें बता दी जाए कि वो केसी वैल्यू वेरी लार्ज है या केसी वैल्यू वेरी स्मॉल है, तो हम बता सकते हैं कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक हुआ था, रिएक्शन किस लिमिट तक हुआ था। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है, बट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक रिएक्शन की केसी वैल्यू बहुत ही छोटी आती है, लाइक HF डिकम्पोज होके हाइड्रोजन और फ्लोरीन में जाता है, इसकी केसी वैल्यू 10⁻⁻13 आ रही है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऐसे रिएक्शन जिनकी केसी वैल्यू वेरी स्मॉल आ रही है, इसमें हम 3 कंक्लूजन्स लिखते होते हैं। बट इसमें हम ये लिखते हैं, रिएक्टेंट्स आर वेरी स्टेबल, रिएक्टेंट्स आर वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। नंबर 2, दिस रिएक्शन विल मूव टू अ वेरी लिटिल एक्सटेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये रिएक्शन बहुत ही थोड़ा फॉरवर्ड जाएगा। एंड नंबर 3, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड लिटिल ऑफ द प्रोडक्ट वर प्रेजेंट, जिसको हम ये कहते हैं इक्विलिब्रियम इज लाइंग टूवर्ड्स रिएक्टेंट्स, इक्विलिब्रियम इज लाइंग टूवर्ड्स रिएक्टेंट्स। जो इक्विलिब्रियम है वो रिएक्टेंट की साइड पे लाई कर रहा है, यानी रिएक्शन ज़्यादा प्रोसीड नहीं किया, और ऐसे रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। जिनकी केसी वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल आती है, दे आर नेवर कंप्लीटेड। अच्छा बताएं, यहाँ केसी का यूनिट क्यों नहीं लिखा? जी बिल्कुल ठीक है, बट इसलिए यूनिट्स नहीं लिखे क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे, डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी, केसी का कोई यूनिट नहीं आएगा। बट दूसरी ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनकी केसी वैल्यू वेरी लार्ज आती है, लाइक O3 है, ओजोन की डिकम्पोजिशन से O2 प्रोड्यूस हो रहा है। इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू आ रही है 10⁻55 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके 3 कंक्लूजन्स क्या है? रिएक्टेंट्स आर हाईली अनस्टेबल, प्रोडक्ट्स आर वेरी स्टेबल। नंबर 2, इक्विलिब्रियम इज लाइंग टूवर्ड्स प्रोडक्ट साइड या राइट साइड, यानी ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड जा चुका है और थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में बस रिवर्स रह चुका है, यानी रिएक्टेंट्स की लिटिल और प्रोडक्ट की एक्सेस अमाउंट आ चुकी है। एंड सच रिएक्शंस कैन बी कंप्लीटेड, ऑल्दो के रिवर्सिबल है, लेकिन इन रिएक्शन को थोड़ी सी स्पेशल कंडीशन दे के कंप्लीट करवाया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा बेटा, इसमें केसी का यूनिट क्या होना चाहिए था? प्रोडक्ट के 3 मोल्स है ना, रिएक्टेंट के 2 मोल्स हैं, तो बेटा इसमें आपके पास डेल्टा एन की वैल्यू 1 आएगी, तो यूनिट आएगा केसी इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी। तो ये सेकंड एप्लीकेशन थी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। बेटा थर्ड एप्लीकेशन होती है कि इफेक्ट ऑफ कंडीशन ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब ये है कि अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करें, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आप प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन रिवर्स शिफ्ट होगा टू अटेन इक्विलिब्रियम अगेन।
और अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वो रिवर्स ज़्यादा आएगा, फॉरवर्ड कम जाएगा। और अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लेस इंक्रीज़ होगा। मतलब ओवरऑल इफेक्ट मैं बता रहा हूँ, एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाने से वो रिवर्स आना शुरू हो जाते हैं और एंडोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाने से वो फॉरवर्ड जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें ना एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ ही होता है बस। यस, एंडोथर्मिक में भी एक्सोथर्मिक में भी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ ही होता है बस। हाँ, ये है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ होता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लेस इंक्रीज़ होता है। नंबर 2, एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाता है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में लेस इंक्रीज़ आता है। इसलिए बता रहे हैं ओवरऑल पोजीशन शिफ्ट हो जाती है, जिससे केसी की वैल्यू ही चेंज हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से केसी की वैल्यू चेंज हो जाती है। नंबर 2, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये गिफ्ट है आप बच्चों के लिए, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी देंगे आगे। मेरे बच्चों ने परेशान नहीं होना, मैं हमेशा आपकी हेल्प सपोर्ट के लिए आपके साथ हूँ। अब दुआ करेंगे, मेरा ना थोड़ा सा अभी इशू है, हेल्थ इशू है कि मैं ज़रा रिकवर कर लूँ प्रॉपरली, ये फ्लू वगैरह ने तंग किया हुआ है, तो फिर और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करेंगे। बड़ा बात मैं सेकंड जो आपको बताने लगा था वो ये है, पहले तो मैंने बताया कि टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ ही होंगे, वो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ ही होना है। दूसरा ये बता रहा हूँ बेटा, के सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, उनकी के सी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। नंबर 2, के सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, के सी या के पी की वैल्यू कम हो जाएगी। एंडोथर्मिक में डायरेक्ट के सी और टेम्परेचर का रिलेशन है, एक्सोथर्मिक में के सी और टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन है। बट फिर मैं पहले उस सिलेबस पे सीक्वेंस में आता हूँ। फिर आपसे पूछा जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखें ये पीएमसी का जो सिलेबस है इसमें आप इनकी मतलब देख लें कितनी इन्होंने सीरियसली ये बनाया हुआ है। ये लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एसपी, बड़ा एंड पे देखें ज़रा, फिर ये लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम्स ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी एक ही टॉपिक है उसको दो दो दफ़ा लिखा हुआ। मगर इनको छोड़ें, आप अपना पार्ट जो है वो प्रॉपरली प्ले करें, हेल्प अल्लाह ताला करेंगे इंशाल्लाह, आपकी मेहनत आपने करनी है। बट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को फिर एंड पे डिस्कस करूँगा। तो बात करने लगे थे ली शैटलियर प्रिंसिपल की। ली शैटलियर प्रिंसिपल, ली शैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है, ये ली चैटलियर नहीं है, ली शैटलियर कहना शट अप, ये वो शीन की आवाज़ आएगी। ली शैटलियर प्रिंसिपल, बट ली शैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका हो, आप उस पर कोई स्ट्रेस इंपोज करें तो रिएक्शन उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। स्ट्रेस इज इम्पोज्ड ऑन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम विल एक्ट इन सच अ वे टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है सोच के, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसे फॉरवर्ड जाने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए। नंबर 1, फॉरवर्ड जाने के लिए आप रिएक्टेंट्स ऐड करते जाएं, प्रोडक्ट्स रिमूव करते जाएं। ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन आ गया, रिएक्टेंट्स बढ़ाने हैं, प्रोडक्ट्स कम करने हैं। नंबर 2, बड़ा एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है। एंडोथर्मिक का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो फॉरवर्ड जाएगा। अच्छा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ना ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, बड़ा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सबसे पहले प्रेशर जो है वो लिक्विड्स को और सॉलिड्स को तो इफेक्ट ही नहीं करता। प्रेशर विल नॉट इफेक्ट लिक्विड्स और सॉलिड्स। नंबर 2, प्रेशर उन गैसेस को भी, उन गैस फेज रिएक्शंस को भी इफेक्ट नहीं करता जिनमें एनपी और एनआर इक्वल हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल हो तो भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। तो प्रेशर का इफेक्ट होगा कब? प्रेशर का इफेक्ट तब होता है जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल ना हो और गैस फेज रिएक्शन हो, तब प्रेशर इफेक्ट करता है। और प्रेशर इफेक्ट करता कैसे है? प्रेशर का इफेक्ट जो है मैं आपको यहाँ से एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रेशर का इफेक्ट ये है कि अगर आप एक रिएक्शन में, चले ये गैसेस हैं सारी, ये गैस फेज रिएक्शन है,
सारी गैसेज इन्वॉल्व है। अब आप बताएं कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, वाटर को भी स्टीम यानी गैस की फॉर्म में लिया हुआ है, CO2 भी गैस है, H2 भी गैस है। इस पे प्रेशर इफेक्ट करेगा? नो, दिस रिएक्शन विल नॉट बी इफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ प्रेशर, क्योंकि इनके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल है, इस पे इफेक्ट ही नहीं होगा। नंबर 2, अच्छा बेटा इस पे भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि सॉलिड और लिक्विड है। हाँ, एक सॉलिड है जिस पे प्रेशर इफेक्ट करता है। सोचें सोचें बेटा, एक ऐसा सॉलिड है जिस पे प्रेशर इफेक्ट करता है, वो आइस है। आइस और वाटर का जो इक्विलिब्रियम होता है ना, उस पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। आइस एंड वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्विलिब्रियम बना हुआ है। हमने प्रेशर अप्लाई किया तो आइस ने मेल्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम उधर जाता होता है जहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हो। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो। तो बड़ा अब प्रेशर इंक्रीज किया, आइस का वॉल्यूम 9% ज़्यादा है, जब वो लिक्विड वाटर में जाती है तो वॉल्यूम 9% लेस हो जाता है। तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर आइस क्यों मेल्ट होती है? ताकि लिक्विड में जाके अपना वॉल्यूम कम कर सके। तो व्हेन एवर प्रेशर इज अप्लाइड ऑन आइस इट स्टार्ट्स मेल्टिंग टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो प्रेशर का इफेक्ट फिर क्या हुआ? किसी भी इक्विलिब्रियम पे जिनमें गैसेज इन्वॉल्व है, जिनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, उन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस साइड पे शिफ्ट होगा जहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो। जहाँ जाके वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन बेटा प्रेशर ने इक्विलिब्रियम पोजीशन को इफेक्ट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करना, ये माइंड में रखें। अच्छा, कैटलिस्ट बड़ा अजीब है। कैटलिस्ट का इफेक्ट बहुत ही डिफरेंट है। बड़ा इस सेंस में डिफरेंट है कि कैटलिस्ट अगर आप इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका हुआ है एक रिएक्शन में, कैटलिस्ट ऐड करें, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कैटलिस्ट ऐड करेंगे, उसने एनर्जी बैरियर को डिक्रीज कर दिया। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है, उसने एनर्जी बैरियर को छोटा कर दिया। अब अगर रिएक्टेंट्स के लिए एनर्जी बैरियर क्रॉस करना इजी है तो बड़ा प्रोडक्ट के लिए भी इजी है। यानी अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। जब दोनों रेट इंक्रीज हो जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इफेक्ट ही नहीं हुआ। इसी तरह अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बढ़ा देता है, एनर्जी बैरियर को हाइट पे ले जाता है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड भी स्लो हो जाएगा और रिएक्शन जो रिवर्स आ रहा है वो भी उतना ही स्लो हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो फिर कैटलिस्ट ऐड क्यों करते हैं? यस, बिल्कुल ठीक है बेटा, कैटलिस्ट इसलिए ऐड करते हैं सो दैट रिएक्शन कैन अटेन इक्विलिब्रियम अर्लियर, ताकि रिएक्शन जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन करवाने के लिए कैटलिस्ट ऐड करते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन कैटलिस्ट आपसे MCQs में पूछे जाएंगे। बेटा हेबर्स प्रोसेस, अमोनिया सिंथेसिस का कैटलिस्ट आयरन है। इसी तरह कंटैक्ट प्रोसेस का कैटलिस्ट V2O5 है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ये कॉमन कुछ कैटलिस्ट है, ये आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, पहले मैं सिलेबस पे वापस आता हूँ, सीक्वेंस को आगे लेके चलते हैं। बड़ा एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्री, ये 2 प्रोसेसेस हैं, नीचे लिखा भी हुआ है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस और एक और है कंटैक्ट प्रोसेस। इनकी सारी डिटेल आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। जैसे बेटा इसमें ये हेबर्स प्रोसेस है, हेबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसकी ऑप्टिमम कंडीशन याद रखनी है। कंसंट्रेशन क्या है? रिएक्टेंट्स इंक्रीज करने हैं, प्रोडक्ट डिक्रीज करने हैं, रिमूव करने हैं। नंबर 2 एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर लो करना है, लेकिन बहुत लो कर नहीं सकते क्योंकि रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो फिर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा मॉडरेट कर देते हैं क्योंकि स्लो रिएक्शन हम अफोर्ड नहीं कर पाते इंडस्ट्रीज़ में। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? प्रेशर इंक्रीज करेंगे ताकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा सके, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होकर ज़्यादा अमोनिया बना सके। अभी मैंने बताया कि प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम ने उधर जाना है जहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो। बेटा ये आपसे जो ऑप्टिमम कंडीशन, ये मैं कह रहा था कंप्रोमाइज़ करना पड़ता। One needs a compromise to optimize the yield and the rate. Temperature is raised to a moderate level. लो रखना था, एक्सोथर्मिक को लो टेम्परेचर फेवर करता था, लेकिन टेम्परेचर लो करने से रिएक्शन का रेट बहुत स्लो हो जाता है। तो उसको हमने फिर कंप्रोमाइज़ किया कि चले यील्ड थोड़ी कम भी हो जाए, रेट बहुत स्लो नहीं होना चाहिए। बट ये आपसे पूछा जाएगा MCQs में कि हेबर्स प्रोसेस की ऑप्टिमम कंडीशंस क्या है।
प्रेशर 200 से 300 atm है, टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड 673 केल्विन है, कैटलिस्ट ये पीसी द फायरन है और उसको इम्बेड किया होता है फ्यूज्ड मिक्सर मोल्टन मिक्सर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एल्यूमिना एंड सिलिका, इस पे इम्बेड किया होता है। बट ये 2 पैराग्राफ्स पेज 228 है, उसके ये 2 पैराग्राफ्स थ्योरेटिकल डाटा मैं आप दोबारा यहाँ नहीं बोल रहा, बट ये आपने याद करना है। जब हेबर्स प्रोसेस में इक्विलिब्रियम अटेन किया, अमोनिया कितने परसेंट थी 35%, उसका बॉइलिंग पॉइंट -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो अर्थ पे होती है उसका 13% हेबर्स प्रोसेस करता है। फिर पर ईयर इसमें अमोनिया की सिंथेसिस 110 मिलियन टन है। उस अमोनिया के 80% कहाँ यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने में, और बाकी 20% कहाँ यूज़ होता है टू मेक एक्सप्लोसिव्स नायलॉन एंड अदर पॉलीमर्स। ठीक है, इसी तरह जो सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कंटैक्ट प्रोसेस है, बट इसकी कंडीशंस कैटलिस्ट वगैरह ये सारा कुछ आपने याद रख लेना। ठीक हो गया नहीं। अच्छा, ये आयनिक प्रोडक्ट वाटर KW शामिल अब नहीं है सिलेबस में, छोड़ दें। pH POH नहीं, इसको नहीं करना आपने। इसी तरह जो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka है सिलेबस से ख़त्म कर दिया। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ Kb नहीं सिलेबस में शामिल। इसी तरह इन दोनों को जो कंपेयर करके आगे बताता है लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट, ये भी आप सिलेबस में शामिल नहीं है। कॉमन आयन इफेक्ट है और बफर सोल्यूशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कॉमन आयन इफेक्ट है, कॉमन आयन इफेक्ट, और उस कॉमन आयन इफेक्ट की बेस पे ही एक एक्सप्लेन होता है बफर सोल्यूशन। ये 2 टॉपिक इसमें शामिल है। बड़ा कॉमन आयन इफेक्ट क्या था कि सुप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एडिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू सम कॉमन आयन्स इक्विलिब्रियम इज शिफ्टी टुवर्ड्स रिवर्स, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन सुप्रेस हो जाती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पहले ही लेस आयोनाइज हो रहा था, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसकी आयनाइजेशन और सुप्रेस हो जाती है। आयनाइजेशन में जी बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सोल्यूशन और इक्विलिब्रिया ऑफ स्लाइडली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड मीन KSP, ये 3 टॉपिक्स को अब मैं ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू करवा देता हूँ बच्चों को। अच्छा बेटा, इसमें लर्निंग आउटकम्स भी देख लेते हैं साथ साथ। डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट बोथ फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन, स्टेडली शाटलियर प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशन से सारी कंसंट्रेशन प्रेशर टेम्परेचर कैटलिस्ट सारी मैंने अलग-अलग एक्सप्लेन कर दी है। बेटा फिर है एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली शाटलियर प्रिंसिपल, जैसे हेबर्स प्रोसेस और कंटैक्ट प्रोसेस। डिफाइन एंड एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अभी मैं बताता हूँ। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कॉमन आयन इफेक्ट, यस अभी डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब बफर सोल्यूशन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बफर, बफर सोल्यूशन क्या है, उनकी टाइप्स क्या है, एक्ट कैसे करते हैं, इनकी pH वगैरह। एक्सप्लेन सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। ठीक है नहीं बेटा, अब मैं आपको थोड़ा सा लास्ट 3 टॉपिक जो है उनके बारे में बताता हूँ। बेटा जो कॉमन आयन इफेक्ट है, ये है सुप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग अ कॉमन आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, स्पेसिफिकली जो यहाँ बुक में मेंशन है ये तो ज़रूर याद करो। बेटा NaCl और HCl को कंपेयर करेंगे तो NaCl वीक इलेक्ट्रोलाइट है, HCl उससे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर आप सोडियम क्लोराइड में से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास करवाएं या HCl सोल्यूशन ऐड करें तो क्लोराइड आयन के कॉमन होने की वजह से NaCl सुप्रेस हो जाएगा, उसकी आयनाइजेशन लेस हो जाएगी और वो प्रेसिपिटेट डाउन होना शुरू हो जाता है। 2 बातें मैं कहता होता हूँ बेटा। मैं पहली बात ये कहता होता हूँ कि आयनाइजेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जो जितना ज़्यादा आयोनाइज होता है उतना ही ज़्यादा सॉल्युबल भी होता है। तो आयोनाइजेशन का सॉल्युबिलिटी से डायरेक्ट रिलेशन होता है। दूसरा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो इफेक्टिवली सॉल्युबल है और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो लेस सॉल्युबल है। बट फिर ये दोनों में से KClO3 वीक इलेक्ट्रोलाइट है, KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आयोनाइजेशन किसकी सुप्रेस होगी? डेफिनेटली वीक इलेक्ट्रोलाइट की। KCl सुप्रेस दोनों की होती है क्योंकि कॉमन आयन की वजह से दोनों की आयनाइजेशन में थोड़ा सा डिक्रीज आएगा, लेकिन जाहिर है उसका ज़्यादा इफेक्ट किसको होगा? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा आयोनाइज हो रहा है, अगर उसमें से कुछ थोड़ा इससे आयन रिकम्बाइन होकर वापस आ भी जाए, बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन पे इतना इफेक्ट नहीं होता। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था पहले ही थोड़ा सा आयोनाइज हो रहा था, अब वो आयन्स भी वापस आना शुरू हो जाए तो उस पर इफेक्ट ज़्यादा होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी और उसके प्रेसिपिटेट डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इसमें बताएं
यस बेटा H2S और HCl अगर कंपेयर करेंगे तो H2S वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एडिंग HCl H2S की आयनाइजेशन सप्रेस होगी। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी बफर सोल्यूशन। कहते हैं बफर सोल्यूशन वो होते हैं जो अपनी पीएच में चेंज नहीं आने देते, अपनी पीएच में जो चेंज आ रही है उसको रिजिस्ट करते हैं। अब वो पीएच में चेंज को रिजिस्ट कैसे करते हैं उसकी आगे डिटेल बताता हूँ। बड़ा बफर सोल्यूशन अपनी पीएच में चेंज को रिजिस्ट कब करते हैं ये मैं बता रहा हूँ अभी। नंबर 1, when small amount of acid or base is added, buffer solution tend to keep their pH within a narrow range। कांस्टेंट नहीं रखते, नैरो रेंज में रखने की कोशिश करते हैं, पीएच में चेंज आने को रिजिस्ट करते हैं। नंबर 2, सेकंड यह कि बफर सोल्यूशन जो है जब उनको डाइल्यूट किया जाए फिर भी अपनी पीएच में ज़्यादा चेंज नहीं आने देते। और तीसरा क्या है कि बफर सोल्यूशन को अगर एक्सपोज कर दिया जाए, काफ़ी देर तक पड़ा रहने दिया जाए, फिर भी अपनी पीएच में ये ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आने देते। 3 बातें बताई। बफर सोल्यूशन टेंड टू कीप देयर पीएच विद इन नैरो रेंज और टेंड टू रेजिस्ट द चेंज इन देयर पीएच व्हेन Number 1, small amount of acid or base is added. Number 2, when they are diluted. And number 3, when they are placed for a long duration। 2 तरह के होते हैं बड़ा बफर सोल्यूशन की। 2 टाइप्स है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर में एक वीक एसिड होता है और एक उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट होता है। बेसिक बफर में एक वीक बेस होती है और एक उस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साल्ट होता है। ज़ाहिर है एसिडिक बफर की पीएच लेस देन 7 और बेसिक बफर की पीएच मोर देन 7 होगी। अब इसमें जो वीक एसिड है और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट है, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है कॉमन आयन इफेक्ट। बड़ा वीक एसिड का मतलब है वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो साल्ट बना रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। और वीक एसिड का ही साल्ट क्यों बनाते हैं? ताकि उनमें कोई आयन कॉमन आ सके, उनमें कॉमन आयन इफेक्ट हो सके। उसी तरह वीक बेस इसलिए लिए ताकि एक इलेक्ट्रोलाइट वीक हो और एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसका साल्ट इसलिए बनाया है ताकि एक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो और उसी का साल्ट जो आपने बेस यूज़ की थी उसी का साल्ट क्यों बनाया है? ताकि कॉमन आयंस आ सके और कॉमन आयंस की वजह से बफर एक्शन हो सके, बफर सोल्यूशन अपनी पीएच को मेंटेन कर सके। बफर सोल्यूशन क्यों चाहिए ये आगे डिटेल लिखिए, एक दफ़ा पढ़ लेना है। थ्योरेटिकल टॉपिक है हमारा। जो ब्लड है उसकी पीएच, बफर सोल्यूशन हमारा ब्लड, उसकी पीएच 7.35 होती है। अगर ये लेस हो के 7 और एक्सेस हो के 8 हो जाए तो डेथ हो सकती है। तो हमारा ब्लड भी एक बफर सोल्यूशन है। एक्ट कैसे करते हैं बेटा, बिल्कुल आसान करके बताऊं 2 लाइनों में। बफर सोल्यूशन जो है वो एक्ट करते हैं जब एसिड ऐड करेंगे तो एडिड एसिड का इफेक्ट, एसिडिक बफर की मैं अभी बात कर रहा हूँ। अगर आप एक बफर सोल्यूशन में जो एसिडिक बफर है कोई एसिड ऐड करेंगे तो उसका इफेक्ट बफर सोल्यूशन का साल्ट जो होता है वो कैंसिल आउट कर देता है। एडिड एसिड का इफेक्ट कैंसिल करता है बफर सोल्यूशन का साल्ट। और अगर आप बफर सोल्यूशन में कोई बेस ऐड करेंगे बड़ा उस एडिड बेस का इफेक्ट कैंसिल कर देता है बफर सोल्यूशन का वीक एसिड, कैंसिल कर देता है या मिनिमाइज कर देता है ये कह लो। इसी तरह अगर बेसिक बफर होता, बड़ा बेसिक बफर में अगर आप कोई वीक एसिड ऐड करेंगे, डाइल्यूट एसिड थोड़ी सी अमाउंट में ऐड करेंगे तो उसका इफेक्ट कैंसिल आउट करेगा बेस जो है। अगर आप वीक एसिड ऐड करेंगे बेसिक बफर की वीक बेस उसका इफेक्ट कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगी। और अगर आप उसमें कोई बेस ऐड करेंगे तो बेसिक बफर का जो साल्ट है उस बेस का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो ये 2 लाइन्स में दोनों बफर सोल्यूशन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर इनकी पीएच कैलकुलेट करने की एक्सप्रेशन डेरिवेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, हेंडरसन ने ड्राइव की थी। फाइनल फॉर्म याद रख लें, 3 कंक्लूजन्स उसके याद रख लें। बेटा ये है हेंडरसन इक्वेशन, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड। पहला कंक्लूजन, अगर बफर सोल्यूशन में साल्ट और एसिड की अमाउंट इक्वल हो जाती, किसी भी बफर सोल्यूशन में साल्ट कंसनट्रेशन इज इक्वल टू एसिड कंसनट्रेशन, तो इसका मतलब है पीएच इज इक्वल टू पीके, क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा, साल्ट और एसिड कैंसिल आउट होगा, 1 आ जाएगा, log 1 0 होता है। और ये बेस्ट बफर होते हैं। गुड बफर सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें साल्ट और एसिड की अमाउंट इक्वल अमाउंट हो ऑलमोस्ट। जब साल्ट एसिड इक्वल अमाउंट में होंगे गुड बफर सोल्यूशन बनेगा। क्यों गुड बफर बनेगा? बेटा जितना ये बफर सोल्यूशन एडिड बेस को कैंसिल आउट कर रहा है अपने एसिड की वजह से, उतना ही ये बफर सोल्यूशन एडिड
एसिड को इफेक्ट कर रहा है अपने साल्ट की वजह से, क्योंकि दोनों की अमाउंट इक्वल है। तो एसिड बेस जो उसमें ऐड किए जाते हैं उन दोनों को इक्वल आगे से रेजिस्टेंस या रिस्पॉन्स मिलता है। ये बेस्ट बफर होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। साल्ट एसिड इक्वल होंगे, पीएच पी के इक्वल होगी। नंबर 2, बट सेकंड कंक्लूजन ये है कि अगर एक बफर सोल्यूशन के बनाते हुए आपने साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा रखी तो उस बफर सोल्यूशन की पीएच भी ज़्यादा आएगी, वो कंपैरेटिवली हाई पीएच वाला बफर सोल्यूशन बनेगा। और अगर आप बफर सोल्यूशन की फॉर्मेशन में एसिड अमाउंट बढ़ा देंगे तो बनने वाले बफर सोल्यूशन की पीएच कंपैरेटिवली लेस हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन का साल्ट के साथ डायरेक्ट और एसिड कंसनट्रेशन के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। इसी तरह बेसिक बफर भी होगा, उसमें ये एक्सप्रेशन है दैट ये वाला POH इज इक्वल टू PK प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर बेस। ठीक है जी। बड़ा एक बफर कैपेसिटी का टॉपिक है, इसमें ना जस्ट डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। द एक्सटेंट अप टू विच बफर सोल्यूशन कैन रेजिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच, द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस अ बफर सोल्यूशन कैन अब्जॉर्ब बिफोर डिस्ट्रक्शन इंडिकेट देयर कैपेसिटी। ये बफर कैपेसिटी होती है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं लास्ट पे, KSP सोलबिलिटी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइटली सोलुबल आयनिक कंपाउंड। बड़ा इसको स्लाइटली सोलुबल को आप वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं। यानी KSP का जो कंसेप्ट है स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्यूट्स पे या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे अप्लाई होता है। और इसको डिफाइन कैसे किया है, कहते हैं KSP इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्यूट आयोनाइज होते हैं और उनके आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं उनकी एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट KSP के इक्वल होता है। बट ये टेबल ये थोड़ा मुश्किल काम तो है, लेकिन कोई बात नहीं, बादाम वगैरह खाएं बच्चे, उसमें जिंक होता है, याद है आपकी अच्छी होगी। और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में ना इस टेबल में से कोई भी साल्ट दे के उसकी KSP वैल्यू पूछ लेता है। तो KSP वैल्यू ऑफ सम कॉमन कंपाउंड्स ये आपने याद कर लेनी है। अच्छा, इसकी 2 एप्लीकेशन है। पहली क्या है कि अगर हमें सॉल्युबिलिटी गिवन हो तो हम उससे KSP फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है कि KSP गिवन हो तो सॉल्युबिलिटी फाइंड की जा सकती है, यानी वाइस वर्सा। अब इसके कंक्लूजन 2 आपको बताता हूँ। बेटा पहली बात तो आपने ना KSP को समझना है सॉल्युबिलिटी। KSP मीन्स सॉल्युबिलिटी। और दूसरी आयनिक कंसनट्रेशन की एक टर्म इसमें यूज़ होगी। आपने आयनिक कंसनट्रेशन को कहना है सॉल्यूट, KSP को कहना है सॉल्युबिलिटी और आयनिक कंसनट्रेशन को कहना है सॉल्यूट। पहला केस ये है कि KSP इज इक्वल टू आयनिक कंसनट्रेशन। एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी KSP आयनिक कंसनट्रेशन के इक्वल है। जैसे आप ये कह रहे हैं कि PbF2 है, KSP इज इक्वल टू लेड आयन इंटू फ्लोराइड आयन, KSP की अमाउंट आयनिक कंसनट्रेशन के इक्वल है, तो इसका मतलब होता है सोल्यूशन सैचुरेटेड है। दिस सोल्यूशन इज सैचुरेटेड। कैसे पता चला बेटा? KSP का मतलब क्या था? सॉल्युबिलिटी। और आयनिक कंसनट्रेशन का मतलब क्या था? सॉल्यूट। आयनिक कंसनट्रेशन सॉल्यूट को कहना है। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू सॉल्यूट, या ये कह लें सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। किसी सोल्यूशन में सॉल्यूट अपनी सॉल्युबिलिटी के बराबर आ चुका है तो वो सोल्यूशन सैचुरेटेड होता है। ठीक है। नंबर 2, इजी करके चीज़ें आपको बता रहा हूँ बेटा। सेकंड ये है कि अगर आयनिक कंसनट्रेशन ग्रेटर हो KSP से, KSP स्मॉलर है, आयनिक कंसनट्रेशन ग्रेटर होगी या KSP से। जब आयनिक कंसनट्रेशन ग्रेटर है KSP से तो उसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट इज़ ग्रेटर दैन सॉल्युबिलिटी। ऐसा सॉल्यूशन बन गया है जिसमें सॉल्यूट अपनी सॉल्युबिलिटी से भी ज़्यादा है, सॉल्यूट की कंसनट्रेशन सॉल्युबिलिटी से भी ज़्यादा है, तो ये सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड कहलाता है, जिस कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नंबर 3 पर तीसरा ये है कि जो आयनिक कंसनट्रेशन है वो लेसर है। आयनिक कंसनट्रेशन इज़ लेसर दैन KSP, मतलब सॉल्यूट इज़ लेस दैन सॉल्युबिलिटी। तो अगर एक ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें सॉल्यूट अपनी सॉल्युबिलिटी से लेसर है तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, एक तो ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 3 केसेस लिखे होंगे, आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल बी अनस्टेबल। यस बेटा, जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ना, जो हाई टेम्परेचर पे बनाया जाता है, वो रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल इस सेंस में है, अनस्टेबल ये नहीं कि ब्रेक हो जाता है, बट अनस्टेबल इस सेंस में है कि वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन रूम टेम्परेचर पे सुपर सैचुरेटेड नहीं रहता, वो अपनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को लूज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ये भी पूछा जा सकता है कि कूलिंग ऑफ विच सॉल्यूशन विल
फॉर्म क्रिस्टल्स या प्रेसिपिटेट्स, कि किस सोल्यूशन को कूल करेंगे तो क्रिस्टल या प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, तो आप कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, या वो जिसमें आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेटर देन KSP होगी। ठीक है बच्चों, तो ये था एक थारो एक रिव्यू और डिटेल डिस्कशन केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक की। बट इसमें कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशंस की मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ MCQs। ठीक है, तो वो भी आपने सुन लेना ज़रूर, मैं इसी वीडियो के साथ अटैच करूँगा। MCQs की डिस्कशन करेंगे, उसकी करेक्ट ऑप्शंस आपके साथ शेयर करेंगे, और जो बाकी ऑप्शंस हैं उनकी भी रीज़न बताऊँगा कि वो क्यों करेक्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं MCQs की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फर्स्ट MCQ है, यूनिट्स ऑफ KC फॉर दिस रिएक्शन, हेबर्स प्रोसेस है अमोनिया सिंथेसिस का। तो बड़ा अभी मैंने ये आपके साथ शेयर किया था कि किसी भी रिएक्शन में जब आप KC के यूनिट्स फाइंड करना चाहें तो ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज्ड पर डेल्टा एन। बड़ा इसमें डेल्टा एन की वैल्यू -2 आ रही है क्योंकि प्रोडक्ट्स के 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट के 3 and 1 4 मोल्स हैं। 2 - 4 डेल्टा एन की वैल्यू -2 आएगी। तो अगर डेल्टा एन -2 यहाँ पुट करें तो KC के यूनिट बनते हैं मोल -2 DM+6। फर्स्ट में डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 2, सेकंड कहता है बेंजोइक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट आर इक्विमोलर आर मिक्स टू फॉर्म बफर सोल्यूशन, इफ pK इज 2 व्हाट विल बी pH ऑफ दिस बफर सोल्यूशन। बट ये भी हमने बात की थी कि जब बफर सोल्यूशन की फॉर्मेशन में एसिड की और साल्ट की कंसंट्रेशन सेम ली जाती है, इक्वल ली जाती है, इक्विमोलर। जब साल्ट की और एसिड की बफर सोल्यूशन फॉर्मेशन में इक्वल अमाउंट ली जाती है तो उस बफर सोल्यूशन की pKa और pH भी इक्वल हो जाती है। अगर उसकी pKa 2 है तो उसकी pH वैल्यू भी 2 आनी चाहिए। थर्ड है इफ़ डेल्टा वैल्यू ऑफ डेल्टा एन इज 0, बड़ा Kp इज इक्वल टू KC RT रेज्ड पर डेल्टा एन, अभी हमने डिस्कशन में बात की। तो अगर डेल्टा एन 0 हो किसी भी रिएक्शन में, जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाते हैं तो डेल्टा एन 0 Kp इज इक्वल टू KC हो जाता है। चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर सोल्यूशन, अवर ब्लड इज अ बफर सोल्यूशन हुज pH इज 7.35। हमारा ब्लड एक बफर सोल्यूशन है। बड़ा ये एसिडिक बफर है या बेसिक? डेफिनेटली बेसिक। क्यों? क्योंकि इसकी pH मोर देन 7 है, 7.35 है, स्लाइटली बेसिक इन नेचर होती है। और ये भी बताया था कि अगर इस ब्लड की बफर सोल्यूशन की pH डिक्रीज होके 7 या इंक्रीज होके 8 हो जाए, अ पर्सन में डेथ में अकर। तो हमारा ब्लड एक बफर सोल्यूशन है जिसकी pH 7.35 होती है। नंबर 5 बड़ा फिफ्थ है, कहता है कि फॉर अ रिएक्शन A + B टू फॉर्म C + D व्हेन वी स्टार्ट विद 2 मोल्स ऑफ ईच A एंड B, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 2 मोल हो तो KC की वैल्यू 25 आती है। फिर आगे पूछा है व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ KC इफ़ वी स्टार्ट विद 1 मोल ऑफ ईच A एंड B। अगर हम 1 मोल के साथ स्टार्ट करें बड़ा फिर भी KC की वैल्यू तो 25 ही रहेगी, क्योंकि जो KC की वैल्यू है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इफ़ेक्ट नहीं होती। कंसंट्रेशन चेंज करने से, इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करने से इफ़ेक्ट ही नहीं होती। उसका नाम ही कंसंट्रेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो KC की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करती, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ा दें या कम कर दें, KC वैल्यू रिमेन द सेम। अल्फा इज करेक्ट। नंबर 6 सोलबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस इज एक्सोथर्मिक। कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिज़ोल्व करें तो हीट रिलीज होती है, इट्स सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। बट अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसकी सॉल्युबिलिटी लो टेम्परेचर पे हाई होगी, इट्स सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज एट लो टेम्परेचर, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लो टेम्परेचर फेवर करता होता है। नंबर 7 नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट इन अ 5 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क एज फॉलो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 100, KC की वैल्यू 100 आ रही है। इफ़ वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क इज डबल्ड, 5 डेसीमीटर क्यूब पहले था उसको डबल करके 10 डेसीमीटर क्यूब कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की KC की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैंने आपको बताया था KC KP जो कांस्टेंट्स होते हैं ना बेटा, ये कंसंट्रेशन के चेंज करने से, प्रेशर वॉल्यूम के चेंज करने से या कैटलिस्ट के ऐड करने से चेंज नहीं होते। कांस्टेंट्स को, KC को सिर्फ टेम्परेचर चेंज ही इफ़ेक्ट कर सकता है। KC इज़ अफेक्टेड ओनली बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर, अदरवाइज वॉल्यूम डबल करें, हाफ करें, KC की वैल्यू सेम रहेगी।
पहले भी 100 थी, अब भी 100 ही होगी। नंबर 8 कहता है फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी हैज़ यूनिट ऑफ पर कंसंट्रेशन। बेटा वही बात दोबारा, जिसमें डेल्टा एन की वैल्यू -1 आ रही है और डेल्टा एन की वैल्यू -1 आ रही है चार्ली में, जिसमें प्रोडक्ट का 1 और रिएक्टेंट के 2 मोल्स हैं। नंबर 9 कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, या आप उसे कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट्स। स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स पे अप्लाई होता है या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे अप्लाई होता है KSP कंसेप्ट। नंबर 10 बट इसमें का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 2 × 10⁻10 KSP वैल्यू दी है। मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इन द सोल्यूशन विल बी, बट इसके लिए मैंने लिखा कि KSP इज इक्वल टू सिल्वर आयन इंटू क्लोराइड आयन, एंड AgCl में जितने सिल्वर आयन है उतने ही क्लोराइड आयन है। तो हमने क्या किया सॉरी, क्लोराइड आयन की जगह पे भी सिल्वर आयन ही पुट कर दिए, तो हमारे पास आ गया KSP इज इक्वल टू सिल्वर आयन कंसनट्रेशन का स्क्वायर। तो बेटा अगर आपने सिल्वर आयन की कंसनट्रेशन फाइंड करनी है तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, अंडर रूट लेना पड़ेगा। दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे तो सिल्वर आयन की कंसनट्रेशन आ जाएगी, 2 का अंडर रूट होता है 1.41 और 10⁻10 का अंडर रूट होता है 10⁻5। बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 11 KP इज इक्वल टू KC, KP KC का भी इक्वल होते हैं व्हेन डेल्टा एन इज 0, जब NP इज इक्वल टू NR हो, तो डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 12 कहते इफ S मोल ऑफ AlOH थ्राइस इज सोलुबल इन 1 लीटर व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ KSP। बेटा AlOH थ्राइस की मैंने ये सोल्यूशन दिया हुआ है, आयनाइजेशन शो की दैट AlOH थ्राइस आयनाइज्ड टू फॉर्म एल्यूमिनियम प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। सपोज करें कि AlOH थ्राइस S मोल है, Al प्लस 3 आर भी S मोल प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन ये 3S मोल प्रोड्यूस करेगा, पूरा यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। KSP क्या होता है जी, KSP इज इक्वल टू सिल्वर आयन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन का क्यूब, सिल्वर नहीं सॉरी एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम हमने एज्यूम किया हुआ S है और OH जो है वो 3S है, फिर उसका क्यूब भी आना था, तो आपके पास KSP की वैल्यू आ जाएगी 27S रेज़ टू पावर 4, सो दैट शुड बी डेल्टा ऑप्शन। 12 में डेल्टा आ जाएगा। नंबर 13 बट इसमें कहता है टू प्रिपेयर अ बफर सोल्यूशन ऑफ pH 9 यू शुड यूज़ अ मिक्सर। pH 9 का मतलब बेसिक बफर, तो बेसिक बफर तब बनता है जब एक वीक बेस हो और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साल्ट होना चाहिए। बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी जो अल्फा है एसिडिक एसिड और सोडियम एसीटेट एक एसिडिक बफर बनाएगा। चार्ली में क्योंकि HNO2 अनस्टेबल है, एसिडिक बफर जो बनेगा वो अनस्टेबल रहेगा। डेल्टा में एसिडिक बफर होगा क्योंकि एक वीक एसिड है कार्बोनिक एसिड और एक उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट है, लेकिन ये भी अनस्टेबल होगा क्योंकि H2CO3 डिकम्पोज हो जाता होता है इनटू वाटर एंड CO2। नंबर 14 A प्लस B टू फॉर्म CND। बड़ा इक्विलिब्रियम पे सारी अमाउंट्स आपको बता दी है कि 1 मोल A है, 1 मोल A है, 2 मोल B, 6 मोल C, 20 मोल D है इन 1 डेसीमीटर की। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सारी वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। ऊपर आएगा CD का मतलब है 20 इंटू 6 120 ऊपर आ जाएगा। नीचे आना था A इंटू B 1 इंटू 2, बड़ा ऊपर है 20 इंटू 6 मतलब 120 और नीचे है 2, 120 को 2 से डिवाइड करें 60 आंसर आ जाएगा। अल्फा इज करेक्ट। 15 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ KC ऑलमोस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन इज कंप्लीट। जब KC की वैल्यू वेरी लार्ज होती है ना तो हम कहते हैं रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, रिएक्शन बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड शिफ्ट हो चुका है और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जैसे ओजोन की मैंने आपको बताई थी बात डिस्क्रिप्शन में कि अगर ओजोन में देखें KC वैल्यू 10⁻55 है, वेरी ह्यूज वैल्यू दैट इंडिकेट वेरी लिटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, रिएक्शन इज अबाउट टू कंप्लीट। बीटा इज करेक्ट। 16 बड़ा इसमें भी आपको A प्लस 2B टू फॉर्म C प्लस D एक रिएक्शन दिया हुआ है और उस रिएक्शन में आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सबकी प्रोवाइड कर दी है। A है 0.2, B 0.1, C 0.3, D 0.5। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ KC। ये मैंने नीचे एक्सप्रेशन लिखा कि KC इज इक्वल टू C इंटू D डिवाइडेड बाई A इंटू B का स्क्वायर। बड़ा C की वैल्यू 0.3 थी, D की वैल्यू 0.5 ऊपर रखी, उसको डिवाइड कर दिया। A की वैल्यू है 0.2 और B की वैल्यू 0.1, उसका स्क्वायर था मैंने 2 दफ़ा लिख दिया। जब ऊपर मल्टीप्लाई किया 0.3 और 0.5 को तो ये आ जाता है जी 0.15 और नीचे आ जाता है 0.002। तो
तो ऊपर आप डेसिमल ख़त्म करेंगे तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 150, नीचे रह जाएगा 2। 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 75। अल्फा इज़ करेक्ट। बेटा यूनिट क्या होगा इसमें? यस, केसी का यूनिट इसमें होना चाहिए क्योंकि 1 मोल रिएक्टेंट का ज़्यादा है, तो ये मोल -1 DM प्लस, या ये कह लें मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज़्ड टू पावर -1 इसका यूनिट आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये था जी केमिकल इक्विलिब्रियम का कंप्लीट लेक्चर, जिसमें मैंने आपको थॉरोली पूरा चैप्टर डिटेल में डिस्कस करवा दिया। उससे रिलेटेड जो ट्रिक्स और टिप्स थी वो बताई, शॉर्टकट्स बताए, और अब MCQs भी मैंने कुछ आपके साथ डिस्कस किए ताकि आप मैक्सिमम इसमें से गेन कर सकें। ठीक है बेटा, तो अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में, तो हमारी रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह की होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहे, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।